हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल ये जीवन है। और इस चैनल पर लेकर आती हूँ मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और सैड स्टोरीज। तो चलिए फिर आज की कहानी को शुरू कर लेते हैं। इससे पहले जो भी लोग पहली बार चैनल पर आए प्लीज़ जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। चलिए फिर कहानी को शुरू करते हैं। रवि से मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं, लेकिन उनका बड़ा भाई अभी तक कुंवारा है। मेरी सास मेरे जेठ से बहुत डरती थी और सास कुछ नहीं बोलती थी। मेरे जेठ के घर आते ही मेरी सास की हालत ख़राब हो जाती थी। एक रात जब रवि घर पर नहीं थे तो सास के कमरे से अजीबोगरीब बातें सुनाई दे रही थी। मैंने जाकर देखा तो जो मंजर मेरी आंखों के सामने था उसे देखकर तो मेरी जान ही निकल गई। मेरा जेठ मेरी सास के साथ, मेरा नाम कविता है और मैं जिस घर में शादी होकर आई हूँ उस घर में मेरे साथ मेरी सास, जेठ, पति और मैं, उसके अलावा कोई नहीं था। मेरी सास ने रवि की शादी मेरे जेठ से पहले ही कर दी थी, पर मेरा जेठ अभी तक कुंवारा था। यह बड़ी अजीब बात थी कि बड़े भाई की शादी नहीं हुई है और छोटे भाई की शादी करवा दी है। यहाँ बाकी सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसी मेरे जेठ की हालत थी मैं देखकर हैरान थी। और वह शादी में भी शामिल नहीं हुए थे। अजीब तरह के इंसान थे। गर्मियों में भी उसने इतने कपड़े पहने हुए थे कि वह अपने शरीर को कपड़ों से इस कदर ढाँप के रखता था कि उसके शरीर का एक भी हिस्सा दिखाई नहीं देता था। उसको देखकर मुझे गर्मी लगती थी। इतनी गर्मी में भला स्वेटर कौन पहनता है। वह ज़्यादातर घर से बाहर ही रहता था, कभी कभी ही दिखाई देता था। घर में हम 4 लोग थे। मैं पूरा दिन घर के काम करती रहती। मेरे पति को मुझसे कोई शिकायत नहीं थी और मुझे भी उनसे कोई शिकायत नहीं थी। दिन में घर में मेरी सास और मेरे अलावा कोई नहीं होता था, इसलिए अपनी बोरियत को मिटाने के लिए मैं सारा दिन काम करती रहती। मेरे जेठ मेरे हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाता था। वह कहता था मैं सिर्फ अपनी माँ के हाथ का बना हुआ खाना ही खाऊंगा। सारे घर का काम मैं करती थी। सब सबके लिए खाना मैं बनाती थी, लेकिन मेरे जेठ के लिए मेरी सास खाना बनाती थी। उनकी तबीयत खराब रहती थी, उनसे ठीक से चला भी नहीं जाता था। मैं उनसे कहती कि मेरा आने का क्या फ़ायदा है, जब खाना तुम्हें ही बनाना है। तुम आराम करो, मैं खाना बना दूंगी सबके लिए। इस बात पर वह खामोश हो जाती और कहती कि कोई बात नहीं, बच्चा है ना, इसलिए जिद करता है। मैं मन ही मन सोचती, ऐसा भी क्या बच्चा है, इतना बड़ा तो है, माँ का इतना लाडला बना हुआ है कि माँ के हाथ का खाना ही खाना है। वह मेरे पति से 1 या 2 नहीं, पूरे 5 साल बड़ा था और मेरे पति की उम्र भी कोई कम नहीं थी। मेरे पति 25 साल के थे। मेरा जेठ खाने में भी बहुत नखरे करता था। उसको हमेशा सीधा साधा खाना नहीं खाना चाहिए होता था। वह हमेशा मेरी सास से अलग अलग तरह के खाने बनाने को कहता। इसी वजह से मेरी सास को खाना बनाने में बहुत टाइम लग जाता। वैसे तो वह घर में ज़्यादा रहता नहीं था, कभी कभी ही आया करता था, लेकिन जिस दिन घर आता उस दिन मेरी सास पूरा दिन उनके काम में लगी रहती। और जब कभी काम करते करते सास की तबीयत खराब हो जाती तो मेरे जेठ उनके पैर दबाते, उनके लिए चाय बनाते, पर मुझसे कुछ नहीं कहते, मुझसे बात करके राजी नहीं थे। एक घर में रहते हुए भी आज तक मेरी जेठ से कोई बात नहीं हुई थी। मैंने अपने पति से कहा कि तुम्हारा भाई अभी तक शादी क्यों नहीं कर रहा। मेरी एक कज़िन भी है, अगर कहो तो मैं उसके साथ उनकी शादी करवा देती हूँ। तो मेरे पति ने कहा कि नहीं, कभी भी इस घर में मेरे भाई की शादी का नाम ना लेना और इस मामले में बोलना भी नहीं। अगर तुमने इसके सामने शादी का जिक्र किया तो फिर वह गुस्सा हो जाएगा, तुम्हें कोई बात सुना देगा, तो फिर मुझे ना कहना कि मेरी बेइज्जती हो गई। मैंने कहा क्यों, शादी की बात करना गुनाह है क्या? शादी तो पहले उसकी ही होनी चाहिए थी। लगता है आपको शादी करने का शौक था। अजीब नहीं लगता कि बड़ा भाई घर में बैठा है और छोटे भाई की शादी हो गई है। तो मेरे पति ने कहा देखो, मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, तुम कभी भी मेरे बड़े भाई Rupees के 30 किसी भी मामले received में on मत बोलना। PhonePe. वह बहुत ही बदतमीज़ इंसान है और इसका कोई पता नहीं कब किसको क्या कह दे। मैंने कहा कि इतना बुरा इंसान है तो फिर उसे सीधा करो। अगर मेरे सामने कोई बात की तो मैं तो उसको जवाब दे दूंगी। मैं किसी की गलत बात बर्दाश्त नहीं करती। और ऐसा ही था। मैं घर में एक लौती बेटी थी और लाडली भी थी। मेरे पति ने मुझे प्यार से समझाया कि उनके मामले में नहीं बोलना, पर हर इंसान की अपनी फितरत होती है कि जिस काम से उसको मना करो वह वही करता है।
क्योंकि मेरे जेठ की पर्सनैलिटी ज़्यादा ही गुस्से वाली थी। मेरी सास भी उनसे डर कर रहती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि मेरी सास उनसे इतना डरती थी। एक बार घर में कुछ मेहमान आए और वह मेरे कमरे में आ के बैठ गए, तो वह मुझसे मेरा हाल चाल पूछ रहे थे। मैंने बातों ही बातों में कहा कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जो मेरे जेठ हैं ना, उनकी मुझे समझ नहीं आती। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि इसकी समझ पूरे खानदान को नहीं आती। मैंने कहा कि उनकी शादी क्यों नहीं करवाते, तो उस औरत ने कहा कि उसकी शादी तो 2-3 बार करवाने की कोशिश की है। एक बार तो वह दूल्हा भी बना था और शादी वाले दिन भाग गया। उस समय तुम्हारे ससुर ने उसको थप्पड़ भी लगाया था। बड़ा तमाशा बना था, लेकिन यह नहीं माना था और शादी से इनकार कर दिया था। मैं हैरान रह गई कि क्यों यह आदमी शादी नहीं करना चाहता। शक्ल सूरत भी ठीक थी, वैसे नज़रें झुकाकर रखता था, नज़र नहीं मिलाता था। शायद उसके दिल में कोई चोर था। उस औरत ने कहा कि हम सब यही सोचते हैं कि पता नहीं ऐसी कौन सी बात है कि वह शादी नहीं करना चाहता। उसके चक्कर में तुम्हारे पति भी शादी के लिए काफ़ी टाइम तक रुके रहे, वरना रवि 22 साल का था, तब से कहता था कि मेरी शादी करवा दो। फिर तुम्हारी सास ने कहा कि बड़े भाई ने तो शादी करनी नहीं है, तो छोटे को किस बात की सज़ा दें। इसलिए फिर उन्होंने तुम्हारे पति की शादी करवा दी और तुम्हें इस घर में ले आई। तुम मुझसे दूर ही रहा करो, क्योंकि एक बार हमारे परिवार में एक लड़की थी जो बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करती थी और हर किसी से खुलकर बात वगैरह करती थी। उसने एक बार उसके साथ कोई मजाक कर दिया और कह दिया कि तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते। शादी की बात सुनते ही तुम्हारे जेठ ने न केवल उस लड़की को थप्पड़ मारा, बल्कि यह भी कहा कि मैं उसको जान से मार दूंगा। लेकिन बड़ों ने आकर रोक लिया और मुश्किल से पीछे हटाया। लेकिन थप्पड़ इतनी ज़ोर से लगा था कि उस लड़की के मुंह की हड्डी टूट गई। मैं बड़ी हैरानी से उनकी बातें सुन रही थी कि ये किस किस्म का आदमी है, लड़कियों पर हाथ उठाता है। तो उस आंटी ने कहा कि बेटा, तुम इससे दूर ही रहना, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तुम्हारे पति रवि की शक्ल सूरत और नौकरी अच्छी होते हुए भी काफ़ी रिश्ते वापस चले गए थे, सिर्फ तुम्हारे जेठ की वजह से। क्योंकि कोई भी इंसान ऐसे घर में लड़की नहीं देना चाहता जहाँ पर बड़ा भाई बैठा हो और छोटे भाई की शादी कर रहे हों। सभी यह सोचते हैं कि जाने घर में क्या परेशानी है। तुम्हारे जेठ का अजीबोगरीब व्यवहार सभी लोगों को परेशान करता था। कोई भी अपनी लड़की नहीं देना चाहता था। सभी को ही डर लगता था कि कहीं लड़की के साथ कोई गलत ना हो। फिर मैंने कहा कि मुझे तो यह बात किसी ने बताई ही नहीं कि मेरे जेठ की अभी तक शादी नहीं हुई है। शायद यह बात हमसे छुपाई गई थी। फिर उस औरत ने कहा कि तुम भी यह बातें किसी को ना बताना, नहीं तो मेरा नाम आ जाएगा। तुम अपने जेठ से बचकर रहना, यह बड़ा ही खतरनाक इंसान है। फिर एक दिन मैं कपड़े धो रही थी। जब मैंने अपने जेठ के कपड़े देखे तो मैं बड़ी हैरान हुई। वह कपड़ों के नीचे इतनी सारी गर्म चीज़ क्यों पहना करते थे। वह खुद तो बहुत ही पतले थे, लेकिन कपड़े इतने सारे पहनते थे कि मोटा लगा करते थे। मुझे सबने कहा था कि तुम इस मामले में नहीं बोलना, लेकिन फिर भी मेरे दिल में शक ने घर कर लिया था और मुझे पता करना था कि इसका राज क्या है। कोई ना कोई चक्कर तो ज़रूर था। और किस लिए यह शादी नहीं करना चाहता था और क्यों, यह किसी पे भरोसा क्यों नहीं करता था। एक दिन मैंने अपनी सास को कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ और मेरे पति तो वैसे ही सुबह जाते हैं तो शाम को ही आते हैं। मेरी सास ने कहा कि ठीक है, जब मैं अपने बड़े बेटे के लिए खाना बनाऊंगी तो मैं भी खाना खा लूँगी, तुम आराम से जाना, कोई परेशानी नहीं है। जब से शादी हुई है वैसे भी तुम अपने घर कम ही गई हो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं चली जाऊंगी। अपने घर गई तो वहाँ पर ताला पड़ा हुआ था। मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया तो पता चला कि वह किसी के घर गए हैं, कहीं पर मौत हो गई है, वह लोग गांव गए हुए हैं। अब मैं वहाँ क्या करती, मुझे तो वापस आना ही पड़ा। मैं इतनी मुश्किल से सारे काम ख़त्म करके आई थी और यह लोग घर पर नहीं थे, लेकिन क्या कर सकते थे, कोई मौत हो गई है तो जाना ही पड़ता है। इसलिए मैंने वापसी पर अपने घर का रास्ता ले लिया। जब मैं घर वापस आई तो मुझे दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत नहीं थी। मेरा अपना घर था और दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं घर में दाखिल हुई तो सामने कोई भी नहीं था, लेकिन अजीब किस्म की आवाज़ें आ रही थी। मेरी सास
बुरी तरह से रो रही थी और कुछ अजीबोगरीब किस्म की बातें कर रही थी। वह कह रही थी, मैं क्या करूं? इसमें मेरा क्या कसूर है? जो तुम कहते हो मैं करती हूँ, तुम्हारी हर बात मानती हूँ, वरना कौन अपनी माँ से यह सब कुछ करवाता है? तुम्हें तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। सारे परिवार में तुमने मुझे शर्मिंदा करके रख दिया है। मैं विधवा हूँ, वह लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? मैं सारी बातें सुनकर बड़ी हैरान थी। मेरी सास की तो आवाज़ आ रही थी, लेकिन दूसरा कोई शख्स नहीं बोल रहा था। शायद वह फ़ोन पर बात कर रही थी, लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि उनके कमरे में कोई था ज़रूर। खिड़की से मुझे दो परछाई नज़र आ रही थी और फिर मैंने सोचा, कमरे में मेरे जेठ के अलावा और कौन हो सकता है? मेरी सास की तबीयत बोलते बोलते ही ख़राब होने लगी, क्योंकि वह बुरी तरह रो रही थी। शायद उनका ब्लड प्रेशर हाई हो चुका था। मुझे अंदर चले जाना चाहिए था, लेकिन मुझे अपने जेठ से भी डर लगता था। मेरी सास बहुत ही ऊंची आवाज़ में बात कर रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि घर में उस वक्त कोई नहीं है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मैं घर आ चुकी हूँ। मेरी सास रोते रोते चुप हो गई। तभी मेरे जेठ की आवाज़ आई। वह मेरी सास से कह रहे थे कि तुम्हारा कसूर नहीं है तो फिर मेरा भी कसूर नहीं है, मैं क्या करूं? मैंने कहा था कि छोटे की शादी ना करो। वो औरत घर में आ गई है, अजीब नज़रों से मुझे देखती है, सवाल करती है, इधर उधर की उसकी नज़रें होती हैं। हमारे पास बहुत पैसे हैं, तो उन दोनों को यहाँ से निकाल दो। मेरी सास ने कहा कि वह मेरा छोटा बेटा है, पूरे घर की जिम्मेदारी उसने संभाल रखी है। तुम तो कुछ काम करते नहीं हो, मैं उसे कैसे घर से निकाल सकती हूँ? और रवि की बहू भी कितनी अच्छी है, मैं उसे किस हक से घर से बाहर निकाल सकती हूँ? पूरे घर का काम करती है, उसने कभी कोई बदतमीज़ी नहीं की, ना ही तुम्हारे साथ और ना ही मेरे साथ। मैं हैरान रह गई कि मेरा जेठ मुझे और मेरे पति को इस घर से क्यों निकालना चाहता है, जबकि हम लोग तो फिर भी इतना कुछ करते हैं उन लोगों के लिए। और मैंने कभी कोई शिकायत नहीं की कि घर में मुझे किसी चीज़ की कमी है। इस घर में सब कुछ था, सब चीज़ की सहूलियत भी थी, मैं बहुत खुश थी। मेरी सास भी मेरे साथ अच्छी थी, लेकिन यह क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ था? मेरी सास ने कहा, मैं अपने छोटे बेटे को नहीं निकालूंगी। अगर तुम मेरे बेटे हो तो वह भी मेरा बेटा है और उससे भी मैं बहुत प्यार करती हूँ। कल को उसके बच्चे होंगे, वह भी तो मेरे अपने होंगे। मैं कैसे बाहर निकाल दूँ? तुम तो शादी करना नहीं चाहते हो। इस बात पर मेरे जेठ ने शायद कोई चीज़ उठाकर तोड़ दी और मेरी सास पूरी पूरी तरह रोने लगी। अब तो मुझे अंदर चले जाना चाहिए था, लेकिन मैं फिर भी डर रही थी। मेरे जेठ ने फिर से बोलना शुरू कर दिया। हाँ, तुम्हें तो उसी से मोहब्बत है ना? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ। मुझे तो पैदा होते ही तुमने मार देना चाहिए था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। अब तुम्हें मुझे बर्दाश्त करना होगा। और बड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर निकलते ही उसका मेरे साथ सामना हो गया, लेकिन उसने कोई बात नहीं की और फिर मुझे ऐसी नज़र से देखा कि जैसे मुझे खा जाएगा। मैं फ़ौरन कमरे में गई तो मेरी सास मुझे देखकर हैरान रह गई कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा कि मेरे घरवाले तो घर पर नहीं थे, मैं वापस आ गई। आप ठीक तो हैं ना? और किस बात पर लड़ाई हो रही थी? मेरी सास अजीब सी घबराहट से कहने लगी कि नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस खाने में नमक तेज़ हो गया था, इस बात पर नाराज़ हो गया था। तुम कब से आई हुई हो? मैंने कहा, बस मैं अभी आई। मैंने अपनी सास से झूठ बोला। शायद मैं अपनी सास को शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी, लेकिन यह देखकर मैं बहुत हैरान हो गई कि वह अपनी माँ के साथ किस तरह बदतमीज़ी करके गया था। मेरी सास की तबीयत खराब हो गई थी, उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। मैंने रवि को फ़ोन किया, वह घर आ गए और माँ को डॉक्टर के पास लेकर गए। मेरे पति ने मुझसे पूछा कि घर में ऐसा क्या हुआ है? क्या तुम्हारा माँ के साथ कुछ झगड़ा हुआ है? फिर मैंने अपने पति को सारी बात बता दी तो उसने अपना सर पकड़ लिया। मैंने कहा कि क्या बात है, वह हमें घर से क्यों निकालना चाहता है? हमारा क्या कसूर है, जबकि मैंने तो उसके साथ कोई बदतमीज़ी नहीं की थी। मेरे पति ने कहा कि तुम फिक्र नहीं करो, इस घर से हमें कोई नहीं निकालेगा और तुम उन सारे मामलों में ना बोलो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। मैं बड़ी हैरानी से अपने पति की तरफ देख रही थी। आखिर वह मुझसे ये सब क्यों छुपा रहा था? यहाँ कोई भी मुझसे सीधे मुंह बात करके राज़ी नहीं था, ना ही कोई राज बताने के लिए तैयार था। मेरी सास भी घबराई हुई सी रहती थी। रोज़ उनकी तबीयत खराब हो जाती थी और मेरे जेठ ने तो मेरी सास की हालत जैसे नौकरानी जैसी कर रखी थी।
सारे काम उनसे नौकरों वाले ही करवाता था। मेरी सास की तबीयत खराब थी और शाम को मैं उनसे पूछने के लिए उनके कमरे में गई तो मेरे जेठ ने मुझसे कहा कि आपकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद उनका ख्याल रख लूँगा, आप यहाँ से चली जाओ। मैं अपनी सास के लिए सूप बनाकर ले गई थी और मेरी सास ने मुझसे कहा था कि उन्हें सूप पीना है, लेकिन मेरे जेठ ने मुझसे कहा कि उसकी ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से चली जाओ, मेरी माँ को ज़रूरत होगी तो मैं खुद उनके लिए कुछ बना लूँगा। इस बात पर मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ की तबीयत खराब हो गई और अब तुम यह कह रहे हो कि मैं खुद ही ठीक कर लूँगा। आज मुझे इतना गुस्सा आ गया था कि मेरा सारा डर निकल गया था, क्योंकि आज रवि घर पर ही थे और मुझे पता था कि अगर कुछ होता है तो मेरा पति मुझे बचा लेगा। मेरे जेठ ने मुझे गुस्से भरी नज़र से देखा तो मेरी सास ने कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे कोई सूप नहीं पीना है, तुम मेरे लिए बनाकर लाई हो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी सास की आंखों में बहुत ज़्यादा डर था। मैंने जब यह बात रवि को बताई तो उन्होंने मुझे कुछ अजीब सा ही जवाब दिया। उन्होंने कहा कि तुम उनसे पंगे क्यों लेती हो। मैंने कहा कि खुद ही अपनी माँ की तबीयत खराब की है और अब बहुत अच्छा बन रहा है, इतनी बुरी तरह कौन चिल्लाता है, कोई बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। तभी अचानक मेरे पति के मुंह से एक अजीब सी बात निकली। उन्होंने कहा बेटा होता तो करता ना। मैंने कहा बेटा होता तो क्या मतलब कि बेटा नहीं है। तो कहने लगे मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह के बेटे थोड़ी ही होते हैं जिनको अपनी माँ का कोई ख्याल नहीं हो। दिन इसी तरह गुजरने लगे और मैं अपनी जेठ की हरकतों के बारे में सोच सोच कर परेशान रहने लगी। एक दिन मेरे पति ने कहा कि मुझे शहर से बाहर जाना है। मैंने कहा कि नहीं, मुझे बहुत डर लगता है। उसने कहा कोई बात नहीं, तुम कमरे में जाकर अंदर से कुंडी लगा लेना, सारा दिन तो माँ तुम्हारे साथ ही रहेगी, रात को तुम कुंडी लगाकर सो जाना और मैं सुबह तक जल्दी आ जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है। मेरा पति रात भर घर से बाहर था। मैंने खाना भी अकेले खाया और जब मैं बर्तन धोने रखने के लिए गई तो यह सुनकर हैरान रह गई कि मेरी सास के कमरे से फिर से अजीब तरह की बातें सुनाई दे रही थी। मैंने वहाँ जाकर देखा तो मेरा जेठ कमरे में नहीं था, उसके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। इसका मतलब यह था कि वह भी मेरे सास के कमरे में ही था, लेकिन वहाँ पर क्या कर रहा था। मैं कमरे की तरफ चली गई और आवाज़ सुनने लगी। वह मेरी सास से लड़ाई कर रहा था, लेकिन इस बार किसी लड़की की आवाज़ आ रही थी। लेकिन यह लड़की कौन थी? हमारे घर में तो ऐसी कोई लड़की नहीं थी और इस वक्त कौन मेहमान हमारे घर पर आया है, और अगर मेहमान है भी तो वह झगड़ा क्यों कर रहा था। मैंने देखा कि खिड़की खुली हुई है तो फिर मैं अंदर झांकने लगी। जब खिड़की से अंदर देखा तो मैं हैरान रह गई, यह देखकर कि मेरा जेठ तो मेरी सास के साथ बुरी तरह लड़ रहा था, लेकिन वह लड़कियों के कपड़े पहनकर खड़ा हुआ था और उसने मेकअप भी कर रखा था। मैं इतना डर गई कि मेरा हाथ लगने से कोई चीज़ गिर गई और वह दोनों मेरी तरफ देखने लगे। मेरा जेठ मुझे गुस्से से देखने लगा और मेरी तरफ बढ़ने लगा। ऐसा लगा जैसे वह मुझे जान से मार डालेगा, लेकिन तभी मेरी सास बीच में आ गई और हाथ जोड़कर कहने लगी कि छोड़ दो इसको, यह भी किसी की बेटी है। मेरी सास ने मेरे जेठ को कसम दी कि तुम इसे कुछ नहीं कहोगे। मेरी सास की सांस फूल रही थी और फिर मेरा जेठ बड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर निकल गया। मैं हैरान थी और रोने लगी। मेरी सास ने मुझे तसल्ली दी और फिर सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि दरअसल जब यह पैदा हुआ था तब हमें पता चल गया था कि यह लड़का नहीं है और यह लड़की भी नहीं है। सबने कहा कि इस बच्चे को जान से मार दो, नहीं तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी, इसलिए इसको पाला। मैं माँ जो थी कैसे जान ले सकती थी, लेकिन धीरे धीरे इसकी हरकतें ख़राब होने लगी। यह घर में लड़कियों के कपड़े पहनकर घूमता, लड़कियों वाला मेकअप करता और अजीब अजीब हरकतें करता, लेकिन जब से तुम इस घर में आई हो वह ऐसा नहीं कर पा रहा था, इसलिए आजकल बहुत गुस्सा करता है और बार बार मेरे साथ झगड़ा करता है। अपनी ख्वाहिश पूरी न होने की वजह से यह बहुत ज़्यादा जिद्दी हो चुका है। सबने कहा कि इसकी शादी करवा दो तो ये ठीक हो जाएगा। हमने बहुत बार कोशिश की कि इसकी शादी करवा दे, लेकिन उसने शादी से इनकार कर दिया।
यही उसकी हकीकत है। मैं क्या करूं? मैं तो एक माँ हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी भी है। इसको लड़कियों वाले कपड़े और लड़कियों वाली चीज़ें बहुत पसंद है, लेकिन यह बाज़ार से अपना नाम लेकर लड़कियों वाली कोई चीज़ नहीं ला सकता और ना ही खरीद सकता है। इसलिए बाज़ार से जो भी चीज़ लाता है मेरा नाम लेकर आता है, जबकि मैं एक विधवा हूँ। अगर किसी ने मेरे साथ ये सारी चीज़ें देख ली तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं इस उम्र में इस तरह के कपड़े पहनती हूँ। इस बात पर मेरी लड़ाई हो रही थी जब तुमने हमारी बातें सुनी थी। माँ होना बड़ा मुश्किल होता है, और ऐसे बच्चों की माँ होना तो और भी मुश्किल है, जिसमें इतनी बड़ी कमी हो। और उसने इस कमी को अपने सर पे सवार कर रखा है। सबने कहा इसकी जान ले लो, नहीं तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं इसकी जान नहीं ले पाई, लेकिन सही में मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। यह किसी और के हाथ का बना हुआ खाना भी नहीं खाता है और अपने जिस्म को छुपाने के लिए नीचे बहुत ज़्यादा कपड़े पहनता है ताकि यह मर्दों की तरह लगे। लेकिन दरअसल यह तो आधा ही मर्द है, लेकिन अंदर से अपने आप को लड़की महसूस करता है, क्योंकि इसके अंदर आत्मा तो लड़की की ही है। मैं हैरान रह गई और सारी रात सास के साथ गुजारी, क्योंकि मैं डर गई थी। सुबह पति आया तो उसको भी सब कुछ पता चल गया। पति को पहले से ही पता था, लेकिन उसने मुझे ये बात नहीं बताई थी। मेरी सास की थोड़ी सी तबीयत ठीक हुई तो हमसे कहने लगी कि बेटा, तुम ऊपर छत पर एक अलग कमरा बनाकर रह लो, क्योंकि वह तुम्हारी बीवी से नफरत करता है। मैं नहीं चाहती कि कल को कुछ ऐसी वैसी बात हो। तब रवि ने कहा कि आप ठीक कह रही हो, मैं इस तरह से हम लोग आपके साथ भी रहेंगे और कविता भी सुरक्षित रहेगी। और उसके बाद से हम लोग वहीं रहते हैं। मैं नीचे जाती हूँ, घर का काम करती हूँ, फिर वापस ऊपर आ जाती हूँ। मेरी सास बहुत अच्छी है, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है, क्योंकि उनको अपनी ज़िंदगी उसी बेटे के साथ गुजारनी है। वह उसे मार भी नहीं सकती। आखिर माँ जो है वह जानती है कि उससे कोई शादी भी नहीं करेगा, तो वह अकेला पूरी ज़िंदगी कैसे रहेगा। उसके लिए खाना कौन बनाएगा। मुझे अपनी सास पर बहुत तरस आता है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ। पता नहीं उन्हें किस लिए ये सज़ा मिली है। खैर, मेरे पति भी मुझसे यही कहते हैं कि तुम अपने काम से काम रखो, क्योंकि हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं सिवाय दुआ के। बस यही दुआ करती हूँ कि भगवान किसी को भी औलाद दे तो उसे संपूर्ण औलाद दे, नहीं तो ना दे। तो दोस्तों, आपकी कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।